तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नोवेल के चैप्टर नंबर 242 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने स्नो रियलम एंचेस्टर, गॉड किंग टियानजू और लॉर्ड किंग फेंग को मार डाला होता है। अल्दो वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के टॉप 10 सिनर्स में आते थे। और यहाँ पे बताया जाता है कि इतने टॉप 10 में आने के बावजूद भी वो इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाए थे। इनका कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटीज मौजूद थी, जिसके कारण दूसरे बंदे उसे मारने की कोशिश करते तो वो उसे मार ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनका साथ तो दूसरे एंशिएंट बीइंग के साथ था। अब यहाँ पे साथ था तो बाकी सारे एंशिएंट बीइंग के साथ उनका नफरत भी चलता रहता था। कई सारे एंशिएंट बीइंग उसको हेट किया करते थे और उनसे लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो उसका घंटा नहीं उखाड़ पाते, क्योंकि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में एक गॉड किंग होना ही बहुत बड़ी बात होती है। गॉड किंग पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट पे राज करने वाली पावर्स को पोजेस करता है। तो आखिरकार यहाँ पर एक सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग को मार पाना इतना भी आसान नहीं होता है, जिसके साथ बताया जाता है कि स्नो रियलम का एंचेस्टर ऑरिजिन ऑफ लाइफ पाथ को फॉलो करता था, लॉर्ड किंग फेंग पाथ ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पेस को फॉलो करता था। बात करें गॉड किंग टियानजू को, तो वो पार्ट ऑफ इंफिनिटी को फॉलो किया करता था, और इसी कारण उनके पास कई सारे लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटीज भी रहा करती थी, और उसे डील करना बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ रहता करता था। लेकिन अभी के फिलहाल वो तीनों मारे जा चुके होते हैं और पूरा का पूरा इंटायर ऑरिजिन कॉन्टिनेंट शॉक में था, जिसके साथ हमें बाकी के बंदों को दिखाया जाता है, मतलब ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में रहने वाली कुछ लोगों को, जिनको ये न्यूज़ मिली कि वो तीनों बंदे मारे जा चुके हैं, जिसके कारण वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं फाइनली उन सबका सफाया हुआ, उन्हें बहुत ही पहले मार देना चाहिए था। और वो सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बाकी बंदों को, जो कहते हैं कि उन लोगों ने इतने पाप किए थे, उन तीनों को मार दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट किसकी बारी होगी। आखिरकार वो मिस्टीरियस बंदा नेक्स्ट किसको टारगेट बनाएगा। उनमें से एक बंदा कहता है कि अपने बिजनेस पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, जिसमें से एक बंदा कहता है कि क्या मुझे अपने आप को रीइंकार्नेट कर लेना चाहिए, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तो दूसरा बंदा कहता है कि देखो, ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में कई सारे पापी मौजूद हैं, जिनमें से वो अभी जो मिस्टीरियस बंदा सबको मार रहा है, फिलहाल में वो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सिनर्स को ही मार रहा है, इसलिए वो अभी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। मतलब जिस बंदे की बात हो रही है वो भी एक पापी ही होता है, लेकिन छोटे मोटे लेवल का, और लू फेंग अभी छोटे मोटे लेवल्स के पापियों को नहीं मारना चाहता है, क्योंकि यार मारना और मरना ये सब ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का रूल है, हमेशा से यही होता आया है। अब दिखाया जाता है कि वो सब इन्हीं सब के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि आखिरकार वो मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग मैन की आइडेंटिटी क्या है, आखिरकार उन 3 गॉड किंग्स को किसने मारा है, क्या ये वही स्ट्रॉन्ग मैन है जो कि ब्लैक रॉब और गोल्डन फेस में मौजूद था। सब लोग काफी ज्यादा कंसर्न थे कि उन्हें कैसे भी करके मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में जानना है, जिसके साथ हमें बाकी सारे पार्टीज लोगों को दिखाया जाता है, जो कहता है कि अभी के फिलहाल हमें तो नहीं पता कि आखिरकार उन तीनों बंदों को मारा किसने है, लेकिन फ्लेम विंड किल और थंडर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके बारे में जरूर पता लगा लेंगे कि आखिरकार उन तीनों को मारने के पीछे मर्डरर कौन है। लेकिन इसी के साथ हमें 2 एंशिएंट कंट्रीज को दिखाया जाता है, जो कि कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके कुछ क्लू मिल जाए, लेकिन उनको एक दिन का भी नहीं मिलता है, और वो कहते हैं कि हमें उस मर्डरर के बारे में कोई ट्रेस मिले ही नहीं, हमने पूरे की पूरे पास्ट टाइमलाइन में छान मारी है, लेकिन फिर भी हमें वो मर्डरर मिला ही नहीं। और यहाँ पे ये कहना सही है कि लास्ट टाइम लू फेंग ने जब 3 किंग्स ऑफ फूड किंगडम्स को मारा होता है, तो उस वक्त लू फेंग की जो ट्रेसेस थी वो दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि इमेजेस भी क्लियरली विजिबल थी, लेकिन इस दफा तो लू फेंग अपने मोरोसा को लेकर गया होता है, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी ट्रेस होती ही नहीं है। टाइम और स्पेस में, काउजन इफेक्ट में, एनर्जी फ्लक्चुएशन कुछ भी में उसका पता चल ही नहीं रहा होता है, और वो लोग
मर्डर के बारे में कुछ भी पता लगा ही नहीं पाते, और यही तो मोरोसा की पावर्स होती है, जिसके कारण वो पूरे कॉज एंड इफेक्ट को क्लियर कर देता है, जिसके साथ हमें दोनों एंशिएंट कंट्रीज को दिखाया जाता है, जो कि अभी पूरी तरह से हैरान थे और कहते हैं कि आखिरकार कैसे हो सकता है कि हम उस बंदे का पता लगा ही नहीं मार पा रहे हैं, मतलब लगा ही नहीं पा रहे हैं। क्या वही बंदा है जो कि पिछली दफा ब्लैक रॉक और गोल्डन फेस में था, लेकिन आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे जो 3 किंग्स की 6 किंगडम्स की डेथ हुई थी वो भी सेम टू सेम स्पिरिचुअल अटैक से हुई थी, और इन तीनों बंदों की मौत भी सेम टू सेम कह सकते हो तो वैसे ही हुई थी, होना ही क्या वैसे ही थी, बस वो लोग अंदाजा लगा रहे होते हैं। इसी कारण उनका सबसे बड़ा सस्पिशियस टारगेट होता है ब्लैक रॉक वाला बंदा, लेकिन पिछली बार ट्रेस मिल गया था, लेकिन इस बार तो उन्हें घंटा कुछ भी नहीं पता चलता, जिसके कारण वो 2 एंशिएंट कंट्रीज के बंदे थोड़े से अनईजी फील करने लगते हैं, जिसके साथ हमें ह्यूआंग सिटी लॉर्ड मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो आसमान में स्टार्स को देख रहा होता है। जिसके बाद लू फेंग कहता है कि मैंने 3 गॉड किंग्स को मार दिया है, लेकिन फिर भी इस आसमान के सितारों के मतलब इस आसमान में सितारे अभी भी चमक रहे हैं। तो मोरोसा कहता है उस आसमान की तरफ देखते हुए कि वहां पे सिर्फ 3 ही स्टार्स को आपने मिटाए हैं, आसमान पूरी सितारों से भरी हुई है, उनकी स्ट्रेंथ एवरेज है, और यहाँ पे अर्जिन कॉन्टिनेंट में उनका खात्मा कर दिया जाए तो नोटिसेबल भी नहीं है। वो सितारों का ही एग्जाम्पल ले रहा था कि मतलब यहाँ पे सितारों में मतलब आसमान में कैसे इतने सारे सितारे भरे हुए हैं, तो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में भी वैसे ही कई सारे बंदे भरे हुए हैं। अब जो सबसे ज़्यादा नोटिस किए जाने वाले हैं वो आसमान में कुछ और नहीं अपने प्लैनेट्स ही होंगे, जहाँ पे प्लैनेट्स को अल्टीमेट लेवल बेंग्स एम्पर्स और मोनार्चिस को डिनोट किया गया है। इसके साथ लू फेंग भी स्माइल करता है। मोरोसा यहाँ पे कहता लू फेंग से मास्टर मैं कंफ्यूज हूँ, तो वहाँ पे लू फेंग कहता है कि कंफ्यूज हूँ आखिर किस चीज़ से मुझे बताओ। तो वहाँ पे मोरोसा कहता है कि मास्टर अगर आप टॉप 10 सिनर्स को मारना ही चाहते हो तो आखिरकार आप ऐसे इंतजार करके क्यों मार रहे हो, आप अपने 10 क्लोन्स को इंस्टेंटली भेजो और एक ही झटके में उन सबको मार डालो। यहाँ पे आपने 3 वीकर को पहले मार दिया है और बाकी के 7 जो बंदे बचे हुए हैं वो डेफिनेटली अलर्ट पे जरूर हो जाएंगे। कुछ तो वहाँ पे इतने ज़्यादा डर चुके होंगे कि उन्होंने खुद को री इनकारनेट भी कर लिया होगा, और वो री इनकारनेट हो गए तो आप उनका पता लगा नहीं सकते हो। तो लू फेंग मोरोसा की तरफ देखने लगता है और कहता है कि जो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर टॉप 10 सीनर्स मौजूद हैं, मैंने अभी तक उनमें से सबसे 3 वीकेस्ट बंदों को मारा है, और उन सब 3 वीकेस्ट बंदों के पास भी सबसे कम सीन्स मौजूद थे, मतलब उन्होंने सबसे कम पाप किए हुए होते हैं। और जो 7 बंदे अभी बाकी हैं वो इतने भी ऑर्डिनरी नहीं है, उनकी बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उनमें से 3 बंदे तो रॉयल गॉड्स में से आते हैं, जो कि थंडर एंशिएंट किंगडम्स के होली प्लेसेस के अंदर से आते हैं, जिसे थंडर माउंटेन कहा जाता है। उनमें से तो एक फ्लेम विंड एंशिएंट किंगडम्स फ्लेम कैपिटल के अंदर से आता है, जहाँ पे लू फेंग कहता है कि अगर हम उस एरिया में अंदर गए तो हम लोगों को डिस्कवर कर लिया जाएगा। यहाँ पे जो 4 आइडल प्रैक्टिशनर्स है उनकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन क्या करें उनकी पाप करने की एबिलिटी मतलब पाप का घड़ा भी बहुत भरा हुआ है। अब मोरोसा भी एग्री करते हुए कहता कि आपने सही कहा, जो 3 रॉयल फैमिलीज के गॉड्स हैं और जो 4 आइडियल कल्टिवेटर्स हैं उन सब की जो पाप करने की मतलब घरों की पाप जो भरी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा है उन 3 बंदों से। लू फेंग भी कहता कि हाँ तुमने सही कहा। अगर रैंकिंग की बात की जाए पाप करने में तो सबसे पहला जो आता है वो आयरन रोड डेमन लॉर्ड होता है। उसने ऑलरेडी 12 नेशंस के अंदर के बंदों को पूरी तरह से मार डाला था, और इतने सारे लंबे अरसों के बाद उसकी पाप और भी बढ़ चुकी, मतलब इस बंदे ने एक साथ 12 नेशंस के अंदर के बंदों को पूरी तरह से मार डाला था, मतलब खा लिया था। जिसके बाद सेकेंड रैंक में जो आता है वो ब्लैक ईगल एंचेस्टर होता है, उसने भी डजन्स ऑफ नेशंस के लोगों को हार्म किया होता है, यहाँ तक कि थंडर नेशंस के बंदे भी उसके हाथों से सफ़र किए थे, लेकिन फिर भी आज वो खुलेआम घूम रहा था। आखिरकार थंडर नेशंस के बंदे कर क्या रहा है, उनके एम्प्रेस और मोनार्चिस को तो उसे मार देना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अभी तक जिंदा
जिंदा था। इसके बाद लू फेंग कहता है कि जो थर्ड नंबर पे आता है वो डिवोरिंग फॉक्स है और जो फोर्थ पे आता है वो डिसिपेटिव गिविंग गॉड किंग है। जिसके बाद जो 3 और बंदे आते हैं वो रॉयल फैमिली के गॉड किंग्स हैं। लू फेंग कहता है कि मोरोसा तुम्हें ये थोड़ा सा अनजान नहीं लगता कि यहाँ पर जो 4 आइडियल्स है उनकी पाप करने की क्षमता तो उन 3 रॉयल गॉड किंग से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो 4 आइडियल प्रैक्टिशनर ऐसे ही बाहर कैसे घूम रहे हैं। अब जो 3 रॉयल गॉड किंग्स के बंदे थे उन्हें तो रॉयल प्रोटेक्शन मिली हुई थी, लेकिन जो 4 और पाप से भरे हुए थे जो रैंक 1 2 3 4 में आते हैं वो आखिरकार ऐसे खुलेआम कैसे घूम सकते हैं, उनके पास क्या उन सब की प्रोटेक्शन है। तो मोरोसा कहता है नेचुरली कि ऐसा हो सकता है कि वो सभी एम्पर और मोनार्चेस के द्वारा फेवर किए जाते हैं और उन सब के पीछे वो रहकर ये सारे गंदे काम किया करता है, इसलिए वो लोग कुछ नहीं करते हैं। तो लू फेंग भी कहता कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके साथ लू फेंग कहता कि हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे आ ही गए हैं। लू फेंग आसमान की सितारों की तरफ देख रहा होता है। अभी के फिलहाल लू फेंग का नेक्स्ट टारगेट फॉक्स मतलब ची हुई गॉड किंग होता है। अब ची हु गॉड किंग्स वो टियानजू सेलेस्टर आइसफील्ड के बॉटल के पास रहा करता है और वो एक बहुत बड़े टेरिटरी को कंट्रोल किया करता है और साथ में वो फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आके एक साथ काउंटलेट बेंग्स को कहा जाया करता था और साथ में वो नेबरिंग कंट्रीज के अंदर भी इन्वेड करके लोगों को मारा करता था। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि अभी के फिलहाल वो अभी भी ऐसा कर रहा था, जिसके साथ हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है, उसी ब्लड रेड फॉक्स को दिखाया जाता है जो यहाँ पे कहता है कि उसने अभी 3 वीक गॉड किंग्स को मार डाला है, तो क्या वो फिर से मेरे पीछे आएगा। और अभी के फिलहाल उस बंदे के अंदर भी थोड़ा सा भय भी होता है क्योंकि वो भी एक सेकेंड लेवल का गॉड किंग लेवल का एग्जिस्टेंस होता है। उसकी रेपुटेशन गिवजी एम्पर और वोजिंग गॉड किंग से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा होता है क्योंकि बहुत सारे बंदों को अब रिसेंटली मार दिया गया होता है। बताया जाता है कि उसने वाइड ऑरिजिन के पाथ को फॉलो किया था। उसके पास अपने 9 पावरफुल क्लोन्स मौजूद थे जिससे कि वो लोगों को पकड़ कर लाया करता था और काउंटलेस पीपल्स को डिवोवर किया करता था और कोई भी उसे रोक नहीं पाता था। और एडिसंस ने उसके जो 9 पावरफुल क्लोन्स थे उनमें से कुछ कमजोर भी थे लेकिन फिर भी वो पावरफुल थे। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसी फॉक्स गॉड किंग को जो एक बंदे से कहता है कि योर मिनिस्ट्री मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो एक आवाज आती है जो उससे कहती है चिंता मत करो, तुम्हारी एक क्लोन मेरे प्लेस मतलब मेरे क्लोन तुम्हारे एक प्लेस में है और कोई भी तुम्हें डरा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। अब फॉक्स गॉड किंग यहाँ पे खुद को थोड़ा सा राहत देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे फॉक्स गॉड किंग्स को सामने मैसिव स्टार्स दिखाई देते हैं जो कि आके उसके कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब इस वक्त उसके चाहे कितने भी क्लोन्स क्यों ना हो वो अभी उस स्पिरिचुअल विल अटैक्स को रोकने के बारे में सोचता है, लेकिन क्या किया जाए। वहाँ पर वो बोलता है एम्परर मुझे बचा लीजिए, लेकिन दिखाया जाता है कि उसे एम्परर से बचाने से पहले ही वहाँ पे जितने भी रोलिंग स्टार्स होते हैं लू फेंग की जो ली युआन टेक्निक होती है वो ऑलरेडी उस बंदे को पूरी तरीके से मार देती है। फॉक्स ईटिंग गॉड किंग्स के पास कोई भी अल्टीमेट रोलम लाइफ फॉर्म्स नहीं थी, न ही उसके पास कोई परफेक्ट डाउ की प्रोटेक्शन थी, न ही उसके पास कोई सुपर पावरफुल ट्रेजर्स थी जिसके कारण आखिरकार किया भी क्या जा सकता है। उसकी जो एक क्लोन थी वो एम्प्रेस के पैलेस में छिपी हुई थी और यहाँ पे एम्प्रेस जो थे वो अभी लू फेंग के उस अटैक्स को थोड़ा सा नलीफाई भी कर सकते थे। वो उसकी पावर्स को 2-3 तक कम कर दे मतलब 10 पाथ का 2/3 हिस्सा कम कर देते होते हैं, लेकिन फिर भी वो लू फेंग के इस पावर्स को रोक नहीं पाता। लू फेंग का इस अटैक से वो गॉड किंग वहीं पे मारा जाता है, जिसको देखकर वो एम्पर कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि मेरे प्रोटेक्शंस के बाद भी चीहू मारा जा चुका है। यहाँ पे हमें बताया नहीं जाता कि आखिरकार वो एम्पर कौन होता है। जिसके बाद हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता कि इस वक्त मैं बेयरली चीहू गॉड किंग को मारने में कामयाब हो पाया हूँ। वो सेंस कर पा रहा था कि वहाँ पर चीहू गॉड किंग को मारने के समय कुछ उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे लू फेंग को ये एहसास हो गया था कि अभी के फिलहाल लू फेंग की जो
ली युआन टेक्निक है वो पावरफुल तो है, वो गॉड किंग लेवल विल पावर्स के हर एक बंदे को ओवरवाइप कर सकता है, मार सकता है। लेकिन इंपीरियल पैलेस के आने के बाद भी लू फेंग ने उसको मार डाला था, जहाँ पे लू फेंग अपने पर्सपेक्टिव को बढ़ाता और कहता कि अभी के फिलहाल मुझे अपने विल पावर पे और भी ध्यान देना होगा, अपने किलिंग टेक्निक को और भी पावरफुल बनाना होगा, मेरी स्पिरिचुअल विल पावर्स को और भी स्ट्रॉन्गर करना होगा। जिसके साथ दिखाया जाता है कि लू फेंग और मोरोसा वहां पे उसके टोटल में 2 क्लोन्स के कॉर्प्सेस को लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं और साथ में कई सारे आइटम्स को भी ले लेता है जो कि चीहू गॉड किंग के द्वारा छोड़े गए होते हैं। चीहू गॉड किंग कोई और नहीं, फॉक्स गॉड किंग होता, बस नाम अलग अलग यहाँ पे दिखाए गए होते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि प्रीवियसली जब लू फेंग ने उन तीनों बंदों को मारा था जिसमें स्काई होली गॉड किंग्स भी शामिल था, जिसकी वजह से ओरिजिन कॉन्टिनेंट के इतने लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो अभी भी उस पर उतना नहीं ध्यान देते, अपने इमोशंस को स्टेबल किए हुए थे। लेकिन जैसे उन्हें फिर से पता चलता है कि चीहू गॉड किंग भी मारा गया है तो जितने भी पावरफुल बेंग्स होते हैं वो सभी पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि चीहू गॉड किंग असल में सेकेंड लेवल गॉड किंग का पीक लेवल का बंदा था जिसने कि पाथ ऑफ द वर्ल्ड को चूज किया था। यहाँ तक कि एम्प्रेस को भी उसे मारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, लेकिन फिर भी वो मारा गया होता है। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर लू फेंग और मोरोसा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक एंडलेस ग्रासलैंड के ऊपर चल रहे होते हैं। जिसके साथ मोरोसा लू फेंग की तरफ देख कर क्या था कि मास्टर जो काउजन इफेक्ट था गिवी गॉड किंग के ऊपर वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। मतलब कि जो गिविंग गॉड किंग होता है उसकी भी ऑलरेडी टारगेट बनाकर रखा था लू फेंग ने, लेकिन अभी उसकी काउजन इफेक्ट खत्म हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी, तो लू फेंग कहता है कि जरूर उसने खुद को री इनकारनेट करने का सोचा होगा, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि नेक्स्ट बार ही उसका ही होगा। लू फेंग कहता है वो बहुत ही चालाक निकला। जिसके बाद मोरोसा लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि अभी के फिलहाल टीम की डेमन लॉर्ड और सेकेंड नंबर पे ब्लैक ईगल एंचेस्टर आते हैं, वो अभी भी मौजूद हैं, तो आखिरकार आप किसको मारेंगे, फर्स्ट रैंक वाले बंदे को या फिर सेकंड रैंक वाले को। तो लू फेंग यहाँ पे कहता कि चलो पहले टीवी गॉड किंग डेमन लॉर्ड को ही मारते हैं जो कि नंबर 1 पे आता है। अब टेग्यू जो होता है वो बिना किसी डाउट के ओरिजिन कॉन्टिनेंट के टॉप 10 सीरीज में सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस होता है, जिसकी पावर्स का अंदाजा इस बात से लगा लो कि उसकी पावर प्यूजिंग द मास्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस और गॉड किंग लू है। मतलब यहाँ पे अपने लू फेंग की पावर से उसको कंपेयर किया गया होता है और बताया जाता है कि एक बार उसने अकेले ही पूरे के पूरे 12 नेशंस के इंटायर पॉपुलेशंस को खा गया था, उसके सोल्स को डिवोर कर लिया था, जो सिंपली अनइमेजिनेबल है। लेकिन यहाँ पे अभी रिसेंट्स के ईयर्स में वो अपने आप को लोकी बनाकर रखा हुआ था। जिसके साथ हमें एक हिडन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेग्यू डेमन लॉर्ड अपने आर्मर में बैठा हुआ होता है, वो अपने आंखों को एक्सपोज किए होता है और बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड को देख रहा होता है। जिसके साथ हमें टेग्यू डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर से बात करते हुए कहता कि मास्टर क्या वो मर्डरर मुझे मारने के लिए आएगा जिसने चीहू गॉड किंग को मारा होगा। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है एक वॉइस को जो कहता है कि हर बार जब भी उसने मूव को चला है गारंटी है कि वो सक्सीड हुआ है और राइट ना वो अभी भी इतना कॉन्फिडेंट है और वो जरूर आएगा तुम्हें मारने के लिए। तो टिएंगो टायरेंट को दिखाया जाता है जो कि वेट कर रहा होता है और आवाज फिर से कहती है कि जब तक वो यहाँ पे आएगा वो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। अब टिएंगो टायरेंट वहाँ पे पेशेंसली वेट करने लगता है, जिसके साथ सडनली टिएंगो टायरेंट को भी वही रोलिंग स्टार्स दिखाई देने लगते हैं, मतलब कि उस पर भी अटैक हो चुका होता है। यहाँ पे टिएंगो डेमन लॉर्ड फियरलेस था जो कि किसी के बाप से नहीं डरता था, लेकिन फिर भी उतने पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक के कारण वो भी वहाँ पे मारा जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि टिएंगो डेमन लॉर्ड वहीं पे अपने सर को नीचे करके गिर जाता है। जिसके साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो उसको मारने के बाद कहता है कि ये अच्छा नहीं है, यहाँ पे कुछ न कुछ तो डेमन लॉर्ड टिएंगो के अंदर कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम मौजूद ही है। जब लू फेंग ने डेमन लॉर्ड टिएंगो को मारा होता है तो लू फेंग को ये
महसूस हुआ कि उसके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेशल मौजूद ही है। लेकिन तभी लूफिंग ये सब सोच रहा था कि तभी वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, और ये धमाका इतना बड़ा होता है कि बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी को एक एंडलेस ब्लैक फ्लेम्स कवर कर लेती है। यहाँ से आप लोग पावर का अंदाजा लगा लो कि एक ब्लैक फ्लेम सी बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स के अंदर के आने वाले हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती, चाहे वो प्लैनेट हो, गैलेक्सी हो, ब्लैक होल हो, चाहे कुछ भी हो, पूरा का पूरा सिटी सी तबाह हो जाता है, हर एक चीज़ जलकर खाक हो जाता है। 1-2 किलोमीटर, लाख नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की बात की जा रही होती है, और दिखाया जाता है कि इसी के साथ वहाँ पे जितने भी पैलेस भी थे वो सभी धूल बनकर उड़ जाते हैं, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है उन्हीं टेरिफाइंग फ्लेम्स के अंदर टियांगु डेमन लॉर्ड को, जो कि अपने सर को फिर से उठाता है और उस बंदे के सामने झुककर कहता है मास्टर। मतलब कि अभी लू फेंग ने उस बंदे को मार डाला होता है, लेकिन फिर भी दिखाया जाता है कि वो बंदा फिर से खड़ा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है टियांगु डेमन लॉर्ड के बगल वाले बंदे में, जहाँ पे उसके बगल में एक ओल्ड फिगर रेड क्लॉक को पहने हुए खड़ा होता है। वो लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि एक पावरफुल कॉन्शियसनेस को एक पपेट के अंडर कल्टीवेट करा पाना इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी तुमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में टियांगु डेमन लॉर्ड जो होता है वो एक पपेट होता है, और उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस मौजूद होती है, जिससे कि इस ओल्ड मंक, इस ओल्ड बंदे ने ट्रेन किया होता है। अब आप लोग यहाँ पे हैरान मत होना, ये ऑरिजिन कॉन्टिनेंट है, यहाँ मतलब ऑरिजिन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये तो सिर्फ पपेट के अंदर एक कॉन्शियसनेस को ट्रेन करने की बात की गई है, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं होगी। अब दिखाया जाता है ब्लड रेड फ्लेम, जो कि पूरे के पूरे स्काई, पूरे के पूरे हर एक जगह को कवर कर ली थी। वो आराम से किसी भी पीक लेवल सेकंड गॉड किंग्स को आराम से मार सकती है। मतलब यहाँ पे सिर्फ पीक ऑफ जो सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग होगा वो भी उसकी कुछ ब्रेड्स तक ही उस टेरिफाइंग फ्लेम को रेसिस्ट कर पाएगा। अब लू फेंग भी उसी रेड क्लॉक पहने हुए ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है, और जैसे लू फेंग उसको दिखता है वो पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं, ये तो डी युआन है। यहाँ पे टियांगु डेमन लॉर्ड असल में लू फेंग को पता चलता है कि ये एम्पर युआन का एक पपेट लाइफ फॉर्म होता है। बताया जाता है कि यहाँ पे 3 पर्सनल गार्ड जनरल्स होते हैं, जैसे कि उनके मास्टर एम्पर चू, जो कि एक स्पेशल लाइफ फॉर्म्स होते हैं। अब इसी के साथ हमें उसी युआन को दिखाया जाता है। अब ये युआन वो ओवरलॉर्ड युआन नहीं है, बल्कि ये कोई और युआन है, ये एम्पर युआन है, जिसके साथ एम्पर युआन क्या आता है कि अल्दो यहाँ पे एक पावरफुल कॉन्शियसनेस को मैंने खो दिया, लेकिन फिर भी ये वर्थ है। और वो लू फेंग की तरफ देखने लगता है और क्या था, फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। लेकिन लू फेंग यहाँ पे उस बंदे की तरफ देखता और स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पकड़ लिया। और वो कहता है कि मेरा असल में प्रे मतलब शिकार टियांगु डेमन लॉर्ड था ही नहीं, ना ही चीहू गॉड किंग था, बल्कि लू फेंग का यहाँ पे मेन टारगेट होता है इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड। क्योंकि लू फेंग ने हमने उसी वक्त जान लिया जब वो मोरोसा से बात कर रहा था कि कैसे वो लोग फ्री ऐसे ही घूम रहे थे और सबको मार रहे थे, जहाँ पे लू फेंग को ये अंदाजा हो गया था कि इसके पीछे एम्प्रेस और मोनार्सिस का हाथ भी है। इसलिए लू फेंग पहले शुरुआत से ही उन सब के पीछे था, उन सबके मास्टरमाइंड के पीछे। और लू फेंग अभी युआन को पकड़ लिया था, जो कि इन सब का मास्टर माइंड होता है, क्योंकि इन मास्टरमाइंड को पकड़ लिया तो इन मिनियंस को मारना आसान भी हो जाता है। अब लू फेंग कहता है डी युआन, अब यहाँ पे वो कहता है डी युआन से कि तुम्हें पता है कि आखिरकार मैंने एक साथ सारे सीनर्स को क्यों नहीं मारा। तो ये सुनकर डी युआन में थोड़ा सा घबराने लगता है, और लू फेंग कहता है कि क्योंकि तुम मेरे शिकार थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने उन सबको इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम मेरे शिकार थे। असल में मेरा सारा टारगेट तुम पर ही था, मैं मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहता था। और जैसे ही दिखाया जाता है कि वहाँ पर लू फेंग ये शब्द बोलता है, वहाँ के हेवंस और अर्थ का कलर चेंज होने लगता है। वहाँ पे लू फेंग अपने ब्लड रेड रिवर्स की पावर्स को यूज करता है, पूरा का पूरा दुनिया को ही वो अपने ब्लड रिवर स्किल से घेर लेता है। और आपने जाना है कि लू फेंग की जो ब्लड रेड रिवर है कितना ज्यादा पावरफुल है। अब इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग का ब्लड रेड रिवर और उस बंदे का ब्लड रेड फ्लेम वो दोनों टकराने लगते हैं। अब इस चीज को देखकर एम्पर युआन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि ये तो अब यहाँ पे वो कुछ बोल भी नहीं पाता। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि असल में उस वो एंशिएंट यानफिंग एंशिएंट किंगडम्स का 13 एम्प्रेस में से एक था, और यहाँ पे ये चलने से पहले उसने ऑलरेडी बाकी सारे एम्प्रेस को नोटिफाई कर दिया होता इसके बारे में। मतलब यहाँ पे वो घबरा नहीं रहा
पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एम्प्रेस बहुत ही जल्द आने वाले हैं। उसे करना है तो बस उसे रोक कर रखना है। जिसके साथ हमारी एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या लू फेंग उसे मार पाता है या फिर नहीं, और एम्प्रेस आ जाते हैं तो आखिरकार लू फेंग उन सारे एम्प्रेस से भी कैसे फाइट कर पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।